jungle. हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट, जो साइंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें जो हमारा ये जो अध्याय है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यह पहले जो था 11वां अध्याय था, लेकिन अब ये 9वां अध्याय बन चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो 3 जो पार्ट हैं वो कट हो चुके हैं सिलेबस से, तो अब ये 9वां अध्याय है। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन का प्रकाश के परावर्तन का और अपवर्तन का जो है अध्याय 9वां, और ये सबसे बेस्ट नोट्स होंगे आपके लिए और आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। और ये यदि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ये लेसन जो है 9वां आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हैं और आसान लैंग्वेज के अंदर हैं और समझ में आने वाले भी हैं। आप चाहो तो इसे कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एग्ज़ाम में इसकी परिभाषा भी आती है, कभी कभार प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब एक प्रकाश की किरण किसी माध्यम से समतल दर्पण पर आपतित होती है, यानी कोई किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है और समतल दर्पण पर आ रही है, तो वह परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। इसे अपने क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ अभी इसको। ये मान के चलो अपना समतल दर्पण है और ये इस तरह से होगा। ये अपना दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जो अपने घरों में शीशा इस्तेमाल करते हैं ना, वही समतल दर्पण होता है। इसमें क्या आपको कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आएगी और टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। वापस देखो, इसको इस तरह से आएगी, टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जा रही है। ये हवा वाले माध्यम से आ रही है, वापस हवा वाले माध्यम में ही जा रही है। ये देखो, प्रकाश की किरण आई गई, आ रही है और टकरा कर जा रही है। इससे पहले हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। अब अपने आगे चलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 महत्वपूर्ण नियम हैं जो कभी कभार एग्ज़ाम में सीधा ही पूछ लेते हैं। वो नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और समतल दर्पण पर खींचा गया अभिलंब, ये जो है अभिलंब, यहाँ पे बै आएगा, बै बकरी वाला, सही कर लेना। ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का जो मान होता है वो दोनों बराबर होते हैं। यानी जिस कोण से प्रकाश की किरण आ रही है उसी कोण से प्रकाश की किरण परावर्तित होगी। मैं आपको जो इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ किस तरह से। जैसे मान के चलो ये कोई समतल दर्पण है, मान लो प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो इसी कोण से परावर्तित होगी। जैसे इस तरह से आ रही है तो इस तरह से परावर्तित होगी। यदि प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है तो इस तरह से परावर्तित होगी। अगर इस तरह से आ रही है तो इस तरह से ही परावर्तित होगी। ठीक है, ये होता है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का जो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर, वो किस तरह से रहता है? इस तरह से रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यदि आपने प्रकाश के परावर्तन का जो चित्र बनाना सीखना है तो मैंने इसको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप प्रकाश के परावर्तन का जो है चित्र वहाँ से बना सकते हो। तो अब अपने आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और अन्य शब्दों में बात करें, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो अपने गोलीय दर्पण की परिभाषा देख चुके हैं। यदि एग्ज़ाम में देखा जाए तो ये वाली जो परिभाषा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये लिखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
पहला तो होता है अवतल दर्पण, जिसे अपने इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में अपने कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाते हैं। और अवतल दर्पण का जो यहाँ पे चित्र है वो बी वाला चित्र दे रखा है, ये अवतल दर्पण का चित्र है। यहाँ पे एक जगह आप बी कर लेना। जो बी वाला डायग्राम है वो अवतल दर्पण का चित्र है। और ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उससे अपन बोलते हैं उत्तल दर्पण। और ये अपना जो ए वाला डायग्राम है, यानी कि ये वाला डायग्राम, ये उत्तल दर्पण का उदाहरण है। ठीक है, उत्तल दर्पण का चित्र है, आप चाहो तो ये बना सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। और ये जो परिभाषा है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ भी सकता है कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु की परिभाषा को समझाइए, यानी सचित्र को समझाइए। तो ध्यान रखना 2 नंबर का एग्ज़ाम में आ भी सकता है, तो उसको अच्छे से याद कर लो कि क्या होता है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। जब आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये अवतल दर्पण है अपना, और यहाँ से प्रकाश किरणें इसके ऊपर आ रही है बहुत सारी। ठीक है, और आपतित होती है तो वे परावर्तित होकर एक बिंदु पर जाकर केंद्रित होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही है और अवतल दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु, जो लाल वाला जो बिंदु दे रखा है यहाँ पे, रेड मार्क जो किया हुआ है ये वाला, यहाँ पे जाके सारी की सारी किरणें मिल रही है, प्रकाश की किरणें मिल रही है। ठीक है, और इस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, इस बिंदु को अपने अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और इससे अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे अपने करते हैं एफ से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपका जो है चित्र है, आपको ये वाला जो है परिभाषा लिख के और ये वाला चित्र बनाना होगा। ठीक है, और अपने आगे चलते हैं इस बार। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, कभी कभार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु की परिभाषा लिखिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। इसमें क्या होगा, जब आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही है। ठीक है, और ये अपना उत्तल दर्पण है, यहाँ पे आ रही है, यानी कि आपतित हो रही है, तो वे परावर्तित होकर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसे अपने क्या कहेंगे, इस बिंदु को अपने उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तल दर्पण में तो क्या हो रहा है कि जो ये किरणें हैं जो परावर्तित हो रही है वो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है, ये सारी किरणें परावर्तित होकर एक बिंदु पर जाकर मिलती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, अच्छे से ध्यान रखना। और ये इसका चित्र है जो कि एग्ज़ाम में आपको बनाना हो सकता है। अब आगे चलते हैं। और इसमें आता है कि उत्तल दर्पण जो होता है उसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसे अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसे अपने अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आपतित होने वाली सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसलिए अपने उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अपन क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अपन क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहते हैं। वो क्यों कहते हैं अपन देखते हैं, क्योंकि यह आपतित होने वाली सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसलिए अपने अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कभी कभार ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं
कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल व दिशा दोनों ही बदल जाती है। इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या होगा जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो प्रकाश की चाल और दिशा दोनों ही बदल जाती है। इससे अपने बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के संबंधित कुछ नियम। इसमें क्या होती है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और खींचा गया अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंब। वहाँ पर प्रकाश के परावर्तन में क्या था, परावर्तक पृष्ठ था। यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इसलिए अपने क्या बोल रहे हैं, अपवर्तक पृष्ठ। यहाँ पे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और खींचे गया अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंब, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। विभिन्न रंगों के और किन्हीं दो विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए, यहाँ पे इस तरह से लिखना है आपको, विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए और किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए प्रकाश की किरण की आपतन कोण की जया, जो प्रकाश की किरण के जो आपतन कोण की जया यानी जो साइन आई है, और साइन को अपन क्या बोलते हैं, हिंदी में जया बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, साइन को अपन क्या बोलेंगे, हिंदी में जया बोलते हैं। इसमें क्या हुआ है, आपतन कोण की जया, इसका कहने का मतलब है यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर। इनका जो अनुपात होता है वो सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, इसका मतलब है जब स्थिर रहेगा तो एक स्थिरांक आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इससे अपने क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो स्नेल का नियम है ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखना पड़ता है आपको, प्रकाश के अपवर्तन का ये जो द्वितीय नियम है इसके बारे में लिखना पड़ता है। तो कभी कभार एग्ज़ाम में 2 नंबर का आ भी जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा ही कि ये बताइए कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो ये आपको ये जो 2 नंबर आपका जो पॉइंट है या पूरा का पूरा लिखना पड़ता है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अब अपना के चलते हैं इसमें। अच्छा, अब अपने बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए प्रकाश की दिशा परिवर्तन का विस्तार। ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए प्रकाश की दिशा परिवर्तन का विस्तार क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और इसे अपने एन से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको ये परिभाषा थोड़ी हार्ड लग रही है तो आप ये वाली परिभाषा भी दे सकते हैं जिसमें मैंने टिक का निशान लगाया है। इसमें क्या करना पड़ेगा, किन्हीं दो माध्यमों के युग्म में एक माध्यम निर्वात हो तो प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन का विस्तार निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अच्छा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा है जो कभी कभार एग्ज़ाम में सीधे ही पूछ लेते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है द्रव्यमान माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ आपको द्रव्यात्मक माध्यम दिए गए हैं और इसके आपको अपवर्तनांक जो है वो याद रखनी है। कभी कभार सीधा पूछ लेते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जल का 1.33 होता है, कांच का 1.52 होता है और हवा में होता है 1.003 और निर्वात में 1 होता है। वैसे देखा जाए तो एग्ज़ाम की दृष्टि से हीरा और जल और कांच और हवा और यहाँ तक कि निर्वात, ये जो 5 माध्यम हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में सीधे ही पूछते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक का मान कितना होता है, लिखिए। तो अब आगे चलते हैं। लेंस, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम वो होता है जिसके अपने आर पार दे सकते हैं, उसे अपने पारदर्शी माध्यम कहते हैं।
तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, लेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र ए दिया गया है वो उत्तल लेंस है और जो चित्र बी दिया गया है वो अवतल लेंस है। यानी इस प्रकार लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिसके चित्र भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। अब अपने बात करते हैं लेंस की क्षमता कि लेंस की क्षमता क्या होती है। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में कभी कभार सीधा पूछ लेता है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, समझाइए। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित यानी कि उसको इकट्ठा करना और अपसारित यानी कि फैला देना। ठीक है, यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की जो क्षमता होती है उससे अपन क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को अपने पीछ से प्रदर्शित करते हैं। और लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, ठीक है, ऐसे जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है और इसे अपने डी से प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी कभार सीधा पूछ लेता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, तो ध्यान रखना। जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पे अवतल दर्पण के उपयोग दिए गए हैं। एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि जो सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल, यहाँ पे लेंस की जगह दर्पण आएगा, तो यहाँ पे लेंस की जगह आप दर्पण कर लेना। ठीक है, सौर भट्टियों में अपनी क्या करते हैं, सौर भट्टी में प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का अपनी यूज करते हैं। दंत जो विशेषज्ञ होते हैं वो दांतों को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो शेविंग दर्पण के रूप में इसका अवतल दर्पण का अपनी यूज करते हैं। और टॉर्च, हेडलाइट और सर्च लाइट में भी प्रकाश का शक्तिशाली पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का अपने उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से कैसे लिखा हुआ है, अवतल दर्पण का उपयोग देख लिए। सौर भट्टी में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों को बड़ा देखने के लिए, शेविंग दर्पण के रूप में, टॉर्च, हेडलाइट, सर्च लाइट में प्रकाश का शक्तिशाली पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये नोट कर लेना आप, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब उत्तल दर्पण का उपयोग दिया गया है। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, इसको वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में इसका यूज करते हैं। यानी जो पीछे का दृश्य देखने के लिए अपने उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौराहों पर वाहनों का आसानी से संचालन के लिए भी ये अपने क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे, अच्छा, यहाँ पे ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दी गई हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, बहुत ध्यान रखना। छोटा होता है, सीधा बनाएगा और आभासी बनाता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि जिस प्रतिबिंब को अपने पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, यानी जो से हमारे कोई भी चीज़ है वो अगर पर्दे पे नहीं बनती है, उसका प्रतिबिंब अगर पर्दे पे नहीं बन रहा है तो उससे अपने बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा गया प्रतिबिंब कैसा होता है वो देख लेते हैं। जो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो बड़ा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब है कि वह जो अवतल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाएगा उससे अपने पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, ये समतल दर्पण वही दर्पण है जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे अपने सुबह सुबह उठकर अपना मुंह देख के आते हैं। जिस दर्पण में अपना मुंह देखते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये समान आकार का और सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
और आपके लिए नोट्स जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।